राजस्थान चुनाव 2023 अब पूरे हो चुके हैं, नतीजों का पूरा इंतजार है और जो रुझान देखने को मिल रहा है, हर तरफ से जो फीडबैक आ रहा है, वो कुछ ऐसा ही कह रहा है कि अब एज तो पूरी की पूरी बीजेपी के पास है। फलौदी सट्टा बाजार की बात करें तो 125 तक का आंकड़ा दिखा रहा है। सर्वे रिपोर्ट्स की बात करें तो वो भी 115 से 125 का आंकड़ा के बीच में अपने-अपने आंकड़े दिखा रहे हैं। और तमाम सारे प्रेडिक्शंस ये कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ जाती हुई सरकार दिखाई दे रही है। ऐसे में एक बहुत ही अहम मुद्दा और एक बहुत ही अहम मौजू है, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार जो है वो ड्रॉप डाउन हुई और कांग्रेस की एक बहुत बड़ी गलतियों में वो वजह शुमार है और वो है एक्स आर्मी मेंस को तवज्जो करना, एक्स आर्मी मेंस को सुविधा देना और उनकी कई बार डिमांड्स के बावजूद भी उन्हें अनसुना करना। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए मेरे साथ कर्नल देवानंद सर मौजूद हैं, जो बहुत सालों तक जिन्होंने अपनी सेवाएं सीना को दी और फिलहाल तमाम सारी जिंदगी उन्होंने अपने समाज के लिए लगा दी है और पूरे भारत ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी वो गुर्जर समाज के लिए काम कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका राजस्थान संवाद में। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला और सबसे अहम बात मैं आपसे यही करना चाहता हूं कि क्या सेना एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक बहुत बड़ा मसला रही है कांग्रेस सरकार का ये हश्र होने में? मैं मानता हूँ जिस प्रकार से आपने इस मुद्दे को, हम सैनिकों के मुद्दे को राजस्थान प्रदेश में समय-समय पर उठाते रहे हमारी समस्याओं को, यकीनन ये कांग्रेस की तरफ, क्योंकि देखिए सैनिक एक ऐसी चीज़ है कि हर गाँव में एक भूतपूर्व सैनिक मिलता है। वो वहाँ बैठता है, उसका लोग सम्मान करते हैं, उसका परिवार होता है। और वैसे राजस्थान सरकार ने अ, देखिए राजनीतिक व्यक्ति वैसे तो सारे राजनीतिक जीवन है ही दूसरे का इस्तेमाल करना, पर सैनिक के साथ इन्होंने क्या किया हम सबको पता है। हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर इन्होंने अनदेखी की, और अनदेखी के बाद में जब सैनिकों ने उसके ऊपर अवगत कराने की कोशिश की, इवन आपको याद है जब ये कौन सी यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे थे तो हम करीब 4 से 5,000 सैनिक जयपुर में इकट्ठे हुए थे, और उस समय इन्होंने जातिगत हमें बांट दिया गया था। उस पे इन्होंने हमें आज तक कितना, मैं मानता हूँ 1 साल हो गया है, पिछली सर्दियों में हम भटक रहे थे, इस साल सर्दियां आ गई हैं और वैसे अब फैसला हम सुना चुके हैं। यानी कि जिन सेना के लोगों ने, जी, जिन सैनिकों ने हमें अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल से बचाया था, बिल्कुल, हमें कहीं न कहीं इंडिपेंडेंस लाने में एक बड़ा योगदान बिल्कुल, निभाया था, बिल्कुल, इसमें कोई दो उस राय नहीं। सेना के अंदर आप डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सब कर दी, और सैनिक विरोध कर रहे हैं। देखिए द प्रॉब्लम इज, आप कह रहे हो हम आपको कुछ अच्छा दे रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। ये तो वो बात हो गई। और कांग्रेस, क्योंकि सैनिक देखिए राष्ट्र और सम्मान के लिए खड़ा है। हम जैसी भी समस्या है, हमने उनसे ये नहीं मांगा कि हमें तुम तनख्वाह बढ़ाओ, ये नहीं मांगा पेंशन बढ़ाओ। अरे तुमको करना था तो जो मुरब्बे हमको इन्होंने सन 71-72 में दिए थे, वो तो कांग्रेस सरकार तुम अपने भाई भतीजों को बांट करके आज तक हमारे सैनिक जिनको अलॉट हुए आपको भी पता है, वो आज तक भटक रहे हैं। पर चलिए वो मुद्दा नहीं, पर इन्होंने सैनिकों को जातिगत बांट दिया। अब जो आपके साथी जो अभी पहली बार जुड़ रहे हैं, होता क्या है कि सैनिक का रिटायर होता है 35 से 40 वर्ष की आयु में, छोटी उम्र होती है। तो देश, लेकिन मैं जी, इसमें एक थोड़ा-सा डिफरेंट व्यू रखता हूँ। जी बताइए। हमेशा ये कहा जाता है कि सबसे छोटी सर्विस सेना की होती है, जी, 30-35 साल की सर्विस होती है। लेकिन मेरे मुताबिक सबसे लंबी सर्विस सेना की होती है, जी, क्योंकि बाकी हम लोग जो नौकरियाँ करते हैं उसमें 8 घंटे देते हैं। वो 35 सालों में एक सैनिक अपने 24 घंटे बिल्कुल। देश को देता है, तो वो कम उम्र की नौकरी नहीं है, वो पूरी फुल नहीं, फ्लेजेड नहीं, नौकरी है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपके इस समर्थन के लिए। मेरा भी आपने उस तरफ सोचने को मेरे को एक आइडिया दिया है। यस, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर क्या जो फिज़िकल एज है वो कम होती है और उसके जीवन जीवन की ज़िम्मेवारी होती है। तो प्रदेश की सरकार है वो उनको नौकरी की व्यवस्था करती है, और वो हमारा एक्स सर्विसमैन कोटा था 12%, उसको वो हटा करके मेरी जाति पूछनी। देखिए सैनिक की फौज में भी कोई जाति नहीं पूछ सकता, और रिटायरमेंट में भी कोई जाति नहीं लिखी जाती है। ये रिटायरमेंट के बाद इन्होंने कहा कि आप अपनी जाति बताएं, जाति के बाद आपको आरक्षण मिलेगा। कहने का मतलब
अगर इस कांग्रेस मानसिकता के ऊपर अगर हम सैनिक समर्थन कर दें, और हम में से एक सैनिक भी इनके साथ नहीं खड़ा है साहब, और अगर समर्थन करते तो इनका मतलब ये होगा कि गुजरात में एससी के लोग बॉर्डर पे आएंगे, राजस्थान में ओबीसी के आएंगे, पंजाब में एसटी के आएंगे। तो अब क्या ये देखकर सेना सरहदों पे लड़ेगी कि मैं कौन सी जाति की हूं और मैं अपने जाति वाले साथी का साथ दूं या बिना जाति वाले साथी का ये साथ नहीं दूं? मतलब ये सेना तो एक ऐसा तबका होता है जो पूरे देश को एक करते हुए, कभी सरहद पर जाकर देखिए, वहां साउथ इंडियन भी मिलता है, वहां नॉर्थ इंडियन भी मिलता है, वहां पंजाबी भी होता है, गुर्जर भी होता है, सिर्फ भारत के लिए, भारत को रिप्रेजेंट करते हुए लड़ते हैं। उनको जातियों में बांटना ये तो अपराध से ज्यादा पाप की श्रेणी में आता है। नहीं, पाप है, और सैनिकों ने विरोध किया है, नागरिकों ने हमारा समर्थन किया है, पर ये सरकार ने कभी सुनवाई नहीं की। उम्मीद करता हूं हम फैसला दे चुके हैं सैनिक, और जैसे आप बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा कांग्रेस ने विजिबली वो क्या क्या उन्होंने स्कीम्स निकाली हैं, वो सबको आकर्षित करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इसके बाद भी जैसे आप बता रहे हैं, क्योंकि हम सैनिकों ने तो वोट नहीं दिया इनको। हाँ। देखिए, मैं एक चीज जानता हूं कि जनता बेहद समझदार होती है। अगर वो इन रेवड़ियों पर वोट करती होती, हाँ बिल्कुल, तो मेट्रो पहले भी आई थी, दवाइयां पहले भी मुफ्त हुई थी, बहुत चीजें पहले भी हुई थी, और नंबर सीधा 22 पर आकर ड्रॉप हो गया था। तो रेवड़ियां नहीं देखती। जो नेता ये मानता है कि ये जनता है, इसे बेवकूफ बना सकते हैं, वो उसी तरह से औंधे मुंह गिरता है। और ये जनता कई बार दिखा चुकी है, चाहे 5 साल में एक बार नंबर आता है, पर वो नंबर सशक्त तरीके से आता है, और 75% से ज्यादा वोटिंग करके राजस्थान ने दिखा दिया है कि समझदारी जब जनता की देखी जाती है ना, तो उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। पर बड़ा दुर्भाग्य है साहब, देखिए मैं बताऊं, दुर्भाग्य ये कि ये फिर भी सुधरते नहीं है, और फिर भी मैं गुजारिश ही कर सकता हूं नई सरकार जो भी बने कि आप इस अधिनियम को वापस ले महीने भर के अंदर। अभी तक आश्वासन किसी ने नहीं दिया। इस बार चुनाव के बड़े मजे हैं साहब, स्थानीय मुद्दों की तो किसी ने चर्चा ही नहीं की है, पर वो समझते हैं अपने नेतृत्व को, वो समझते हैं कि भाई सबसे पहले जरूरी है उस सरकार को निकालना जो हमारे में जातियों में बांट रहा है। यही क्यों, देखिए सैनिक के साथ साथ इस कांग्रेस सरकार ने हर जाति का एक आयोग, वो क्या बनाए हैं, बोर्ड बना दिया। अब ये तो फिर बचा क्या है? और जाति का बोर्ड बनाकर आपने क्या कर लिया? क्योंकि जनता ये रिजल्ट देखना चाहती है। रिजल्ट कहीं पे भी कुछ भी नहीं आया, चाहे वो गुर्जर हो, तो समझती है जनता कि कैसे आपने गुर्जर को गुर्जर से लड़ाया है। चाहे आपने अशोक चांदना वर्सेस सचिन पायलट कर दिया हो, या फिर धीरज गुर्जर वर्सेस किसी और, अपने ही अंदर लड़ाई इतनी है कि बाहर की लड़ाई की जरूरत ही नहीं है। इनको जरूरत ही नहीं है। देखिए अब क्या है, सचिन पायलट और गहलोत साहब दोनों ने किया क्या, 5 साल लड़ते ही रहे ना। तो जो व्यक्ति सचिन जैसा युवा अगर काम करना चाहे तो उसको भी काम नहीं करने दिया इन्होंने। अगर वो कोई भी एक मैं मानता हूं युवा को जगह मिलनी चाहिए देश में। अब बड़ों को रास्ता छोड़े नहीं छोड़े तो इनका तो, अगर युवा को जगह नहीं मिलती तो कम से कम सीएम गहलोत साहब अपने कार्यकाल को सोचते कि उन्हें जगह कब मिली थी, वो कांग्रेस में कब आए थे। तब अगर युवाओं को नहीं जगह मिलती तो क्या वो आ पाते? तो ऐसे बहुत सारे सवाल है जिनके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल और उठता है सर, आपने सैनिकों के मुद्दों पर लगातार काम किया है, लगातार आप भूतपूर्व सैनिकों के बीच रहे हैं। मेरा मानना यह है कि एक भूतपूर्व सैनिक भी अगर होता है ना, तो वो अपने मोहल्ले पे, अपने इलाके में, अपने शहर में बहुत सारे वोटों को इम्पैक्ट करता है। क्योंकि आज भी भारत में सैनिकों के लिए जो आदर, जो सम्मान, जो कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट है, वो बहुत जबरदस्त है, और कहीं ना कहीं उनके इलाके में उनको बहुत तवज्जो दी जाती है। तो ऐसे में सैनिकों को नाराज करना और फिर ये सोचना ये सैनिक है कितने से, ये मूर्खता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। शायद हो सकता है कांग्रेस ने सोचा हो हम इस तरह बांट देंगे, और उसके बाद कांग्रेस का वोट बैंक तो कांग्रेस का है। मैं शायद मानता हूँ गलती कर बैठे वो। जाकर देखिए एक बार झुंझुनू जनाब, जाकर देखिए सीकर, आपको लगता होगा कि सैनिक मुट्ठी भर हैं, पर घूमेंगे उन मोहल्लों में, चलेंगे उन शहरों में, तो लगेगा कि असली सरकार या असली प्रभुत्व या असली रेस्पेक्ट तो उन सेना के लोगों का। एक चीज और बताऊं, आपने एक बात कही थी कि 35 वर्ष में बाकी नौकरी करता है कोई भी आदमी, वो 6 घंटे काम करता है, 8 घंटे। सैनिक 24 घंटे करता है।
दुर्भाग्य देखो, इन इन पॉलिटिकल ये माइंडसेट पता नहीं इनकी कहाँ कुछ गड़बड़ है इन लोगों। ये या तो बेवकूफ समझते हैं और या समझते हैं कि हम चाहे सो कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है, आप चाहे सो कर सकते हो, ये तो है, पर कभी तो दिन आएंगे हमारे सर भी। मुझे लगता है कि इन्होंने एक क्या बात किया आप देखिए इस बार, जो रिटायर्ड भूतपूर्व सैनिक है, एक सैनिक विश्राम गृह एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां सैनिकों की ड्यूटी लगती है, सैनिक अधिकारी भी वहां एम्प्लॉयड है, जो जो वहां का देखभाल करते हैं। आप मानेंगे नहीं, 13,000 में 24 घंटे की ड्यूटी करा रहे हैं, जबकि मिनिमम वेजेस कहता है 23,000, आम जो जो देश के हुक्म है। गहलोत साहब ने पिछले चुनाव में खुद ने वादा किया था कि मैं आपका मिनिमम वेजेस के बराबर करूंगा, पर पता नहीं इनके वादों को क्या हो गया है। और आप देखिए आज भी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या हाँ, जितने भी ऐसे जगह हैं जहाँ सुरक्षा देश के अंदर भी चाहिए अंदर होती भी है, चाहिए, प्राइवेट संस्थानों को भी चाहिए, तो जहां वहाँ सबसे सैनिकों पहली तवज्जो एक्स आर्मी ऑफिशियल्स को इसलिए दी जाती है की वो क्योंकि ट्रेन भरोसा, है। सुरक्षा और जिस तरह का डिसिप्लिन वो कैरी करते हैं। देखिए सेना से फिजिकली रिटायरमेंट होने के बाद उनका डिसिप्लिन रिटायर नहीं होता, उनके अंदर का वो उबाल रिटायर नहीं होता, उनकी वो क्रेडिबिलिटी रिटायर नहीं होती, और इसलिए उसको सब लोग मानते हैं, पर पता नहीं क्यों सरकारी बाशिंदे नहीं मानते। मेरा तो एक सुझाव है तमाम सारे लोगों को कि एक रोज इन सरकार के बाशिंदों को बॉर्डर के किसी गांव में, जिन्हें दिन रात बम्बार्डिंग सुनाई देती है, वहां 2 रात रुकने बोलिए, तब उनको सेना की अहमियत पता चलेगी कि घर में महफूज सो सकते हैं तो केवल इसलिए कि बाहर वो एक सैनिक खड़ा है, और वो अपने घर परिवार को भूलकर, अपनी निजी जिंदगी को भूलकर वो 35 साल की नौकरी कर रहा है। इसलिए 35 साल की नौकरी नहीं गिनी जानी चाहिए उसको, ये मेरा बिल्कुल, निजी नहीं मत है। आपने बिल्कुल सही कहा। और जब वो रिटायर होता है, देखिए अब सरकारी तंत्र से ऐसी उम्मीद नहीं हो सकती। आइदर यू डोंट गिव जॉब्स, बोलो भाई हम नहीं दे सकते, नौकरी भी देंगे, वोट के टाइम पे बदमाशी भी करेंगे और शोषण भी करेंगे, तो ये नहीं हो सकता। And there is a big difference between other government jobs यस, and the job of army, बिल्कुल, because other government job के साथ एक perception है, जो काम नहीं करना चाहता वो सरकारी नौकरी करता है, हाँ हाँ, लेकिन सेना में तो ऐसा, सेना it में तो cannot be with the नहीं army। नहीं नहीं, आपने सही कहा। सुझाव मैं मानता हूँ मोदी जी, अगर आप कहीं हमारी बात आप तक पहुंचती है तो जरूर ये सोचना चाहिए कि जो भी जिस प्रकार से अभी, क्या आपको पता है जितने भी आईएएस वगैरह जो ये अधिकारी हैं, उनको 6 महीने के टूर कराया जाता है और वो करीब 2 वीक के लिए सेना के साथ जाके रुकते हैं। थोड़ा आइडिया आया उनको कि भाई इनकी लाइफ क्या है। मैं तो कहूँगा हर पॉलिटिशियन को रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद उसकी शपथ से पहले 2-2 दिन उनको फॉरवर्ड एरिया में, And the man up there जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, बिल्कुल वो वो तो ऐसा जाते करते हैं, हैं, वो वो करते जाते हैं, हैं। वो करते हैं। रिसेंटली उन्होंने दिवाली होली मनाते हैं, देखिए ये बात है। एयरफोर्स के साथ भी तेजस भी उड़ा कर देखा है हाँ, अभी तेजस उन्होंने। उड़ाया उन्होंने। और ये देखिए शायद वो पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने तेजस की उड़ान भरी है, एज ए प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर गए। पर देखिए ये जो चीजें हैं ना, आज जो मैं अब मेरे बहुत सारे साथी हैं वो ब्रांड कर देते हैं एक विचारधारा, बट आई एम प्राउड ऑफ दिस नेशनलिस्टिक अप्रोच। और सेना के सम्मान में अगर कोई भी व्यक्ति काम करे, क्योंकि आपने खुद ने कहा कि भाई सुरक्षित है, तो ऑल बिकॉज ऑफ द पीपल इन यूनिफॉर्म, वो चाहे पुलिस वाला हो, चाहे सैनिक हो, चाहे सीआरपीएफ, बिकॉज ये यूनिफॉर्म वाले लोग ही तो बेचारे काम कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं जिस प्रकार से ये मोदी जी के एफर्ट्स हैं, औरों को भी कॉपी करके इंप्लीमेंट करना चाहिए। और जाहिर तौर पर अगर कोई भी विरोधी हो या पक्षधर हो, एफर्ट्स को देखने से तो नहीं बच सकता, क्योंकि चाहे रफाल की खरीद से लेकर अरे साहब, सारे के सारे आपने जो इक्विपमेंट्स हैं वो बनवाना शुरू करना, इससे पहले भारत सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। आपने सैनिकों की ये विषय छेड़ा है। मैं आपको बता दूं कि जब से ये 2014 से लेकर के देखिए, फौज वही थी, हमारी ट्रेनिंग वही थी, हमारा इक्विपमेंट वही था। ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। रिजल्ट क्या हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक। रिजल्ट क्या हुआ, पाकिस्तान डूब के बैठा, 370 हटाया। रिजल्ट क्या हुआ, आज उस तरफ हम चल पड़े हैं जहां पर प्रॉब्लम नहीं है। यही नहीं, आपने एक बात और सैनिकों की, देखिए सुरक्षा एक देश का ऐसा, अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो हमारी सारी प्रोग्रेस का फायदा है। और उसके साथ साथ एक और भी बहुत बड़ा फायदा है जी, कि पूरी दुनिया
आपकी तरफ देखती है कि ये एक स्ट्रांग नेशन है, नेशन है। जो स्ट्रांग तरीके से अपनी पूरी सिक्योरिटी को लेकर बैठा हुआ है। आप इस चीज को देखिए, ये सेना को ताकत देने का ही नतीजा है, या इस नतीजे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन विचार उसमें को, है। एक हाँ, विचार आया है। हाँ। अब विचार वो नहीं है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट हमारे भेजेगा और हम उससे कहेंगे बात करेंगे, कर रहे हैं। अब विचार ये है, उसने एक तो जवाब ईंट का पत्थर से मिलता और है। कहीं न कहीं इस स्ट्रेंथ की वजह से आज भले ही रशिया यूक्रेन में भी जब वॉर होता है, तो इंडिया की तरफ देखा जाता है कि ये मनाने आएँगे, ये हम बिल्कुल। दोनों कंट्रीज़ को के बीच में डिप्लोमेसी करेंगे, क्योंकि जानते हैं ये खुद सशक्त हैं। और ये सशक्त होना, ये और कॉन्फिडेंस सेना को देना कहीं न कहीं बहुत मायने और रखता है। सेना के लिए एक और बड़े कॉन्फिडेंस की बात राष्ट्र के लिए हुई है कि जो स्वदेश में निर्माण हो रहा है, उस निर्माण का हम यही नहीं देखें कि हमारे देश में बन रहा है। सबसे बड़ा फायदा ये है, जब युद्ध होता है, अगर हमारे कंपोनेंट्स हम बाहर से लेते हैं, कुछ उसका साजो-सामान, तो वो लड़ाई के दौरान में बंद कर सकता है दुश्मन। और वही 99 में कारगिल युद्ध में हमारे साथ हुआ, वही 71 युद्ध में हुआ, और एक ही देश हमारे साथ आया था, वो इज़राइल था, अगर आपको याद हो। अब क्या होगा, क्योंकि स्वनिर्मित हमारी चीजें मेजॉरिटी, अब कोई देश चाहे हमें ब्लैकमेल अब नहीं कर दूसरे सकता। देश हम पर डिपेंड अब करते हैं। डिपेंडेंट होंगे। और एक और बड़ी बात है, जब ये स्वनिर्माण देश में होता है, जॉब्स क्रिएट होते हैं, और वो जो करोड़ों अरबों रुपए जो डील होकर के उसमें गलतियां भी होती थी, करप्शन भी आता था, बट सबसे बड़ी बात, वो फॉरेन एक्सचेंज अब आपका देश में है। और अब आप और छोटे देशों को बेच सकते हो और बेच उससे रहे हैं प्रॉफिट ऑलरेडी। में भी आ सकते हो, और ये सब कुछ होना शुरू भी हो गया है। और कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें, और जब टॉप पॉलिटिकल माइंडसेट सेना के साथ होता है, तो वो जो कॉन्फिडेंस सैनिकों में आता है, वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है। ये सारे मुद्दे तो हैं ही, लेकिन कांग्रेस को अब इससे सीखने की ये ज़रूरत है कि सैनिकों के बिना, या सैनिकों को मुट्ठी भर समझकर उनके विरोध में चलना बहुत भारी पड़ सकता नहीं, है। एक चीज और है साहब, आपने कहा, देखो भारी तो पड़ चुका है कांग्रेस को, लेट्स बी वेरी क्लियर, सोल्जर्स हैव गिवन देयर वर्डिक्ट। एक और ये अपमान भी करते हैं। ये बात जो सुन रहे हैं, देखिए करौली में हमारे राजपूत रेजिमेंट के एक विक्टोरिया क्रॉस कमल राम है। वो दुनिया के सबसे युवा व्यक्ति हैं जिनको उनको 1946 में विक्टोरिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिला था। वो सेना में फिर जिंदे रहे, 92 में उनका निधन होता है। हम इतने वर्षों से मांग कर रहे हैं भूतपूर्व सैनिक, और मैं आपको पता है सैनिकों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, क्या कारण है कि इन्होंने इतना करने के बाद भी उनके नाम पर कॉलेज का नामांतरण नहीं किया? नंबर वन, सबके लिए कर रहे हैं, पर उस व्यक्ति के लिए नहीं। तो मैंने बहुत कोशिश की, बड़े लोगों से लेटर्स लिखे। एक दिन सुनने में आया, वो कहते हैं कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट का जो एक अफवाह है, मुझे नहीं पता है क्योंकि ये मुंह पे तो कोई कहता नहीं है, ये कहते हैं कि इसके लिए इसलिए हम काम नहीं कर रहे, अधिकारियों से जो सुनने को मिलता है, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पर इन्होंने फौज में नौकरी 47 से पहले। अब एक बात बताओ, इंडिया गेट क्या 47 के बाद के लोगों का बना है क्या? तो ये थोड़ा इंडिया गेट, रेलवेज और बहुत सारी चीजें। अपमानित चीजें हैं। अपमान कभी सैनिक नहीं, मैं मानता हूं किसी का भी नहीं करना चाहिए। भावना राष्ट्र के जो सम्मान है हमारा, और जो अब सबसे बड़ी बात देखिए, आपने एक चीज बोली, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं जी आपको, जी, लेकिन जिस पार्टी से ये आते हैं, उस पार्टी की स्थापना ओहो, किसने की थी? एओयू, एओयूम ने की थी। बिल्कुल वो आप कहाँ सही। से आते थे? अरे ये वो सारी तो चीजें। देखिए, वो अब क्या है कि अगर आज की कांग्रेस अपने आप से उस कांग्रेस से पनपी मानती है, एओयू नंबर वन। 47 के अंदर जब चुनाव होते हैं, सरदार पटेल साहब वो 15 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से वोट पड़ते हैं, 13 पटेल को मिलते हैं, 3 जाते हैं किसी और को, नेहरू को तो एक भी नहीं मिला है, गांधी जी ने उनको हटाया। सुभाष बाबू वहाँ प्रेसिडेंट उसके थे, जब उनको बोला कि आप बनेंगे, उनको उन्होंने क्या बनाया आखिर में, हिटलर को, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी कि इसको आप पकड़ के जेल में डालो। तो ये और मानसिकता यहीं खत्म नहीं है। मैं देश को एक दो चीजें और आपको बताऊं, आपके लिए भी शायद ये नई चीजें होंगी। भारत पाकिस्तान का जब वो कबाइलीज आते हैं, हमने आपको बता दूं कि आपने कभी देश ने सोचा है, उस समय भारतीय सेना जब 26 अक्टूबर को लैंड कर गई वहां, और हम कबाइलियों को भेज रहे थे वहां, उस समय कोई ऐसे कोई बंकर थोड़ी थे युद्ध, तो कबाइली रात को आए थे, हमारी फौज उसको धकेल रही थी। मेरा एनालिसिस है, आपको जान के हैरानी होगी, इन्होंने वहीं पर ही पहाड़ों पर ही क्यों एलओसी और लड़ाई रोकी, वो 1 जनवरी को 48 को क्यों यूएनओ में गए? कारण बहुत साफ है। अब ये अगेन इस तरफ जो जनसंख्या थी गुजरों की, उस समय करीब 7 या 8 लाख थी,
जो पीओके में थी वो 18 लाख थी। अगर ये लोग उधर चले जाते, जो पीओके हमारे पास आ जाता, कश्मीर में कभी देशद्रोहियों की सरकार बन ही नहीं सकती थी। अब यहाँ नहीं। इसके अलावा देखिए, जब And 65 POK was a thing because कि इंदिरा गांधी जो है वो ढंग से नेगोशिएशन नहीं कर पाई हाँ, थी जिन्ना के साथ। वो भी मैं आपको आता हूँ। इससे पहले एक 65 का, मैं आपको 59 का बताऊं। चीन के हिंदू चीनी भाई हमारे सैनिक इनको बोलते थे, जैसे देखिए सैनिक क्या है, डायरेक्टली कभी भी सरकार को नहीं बोल सकता और बोलना भी नहीं चाहिए, नहीं तो हमें पाकिस्तान हम बनते भी हुए ज्यादा पाकिस्तान टाइम नहीं बन जाएंगे। लगेगा। हाँ, अब ये पॉलिटी को तय करना पड़े, तो सेना ने बोला कि भाई हमारे उधर प्रॉब्लम्स है, हथियार नहीं है, साजो सामान नहीं है, पर चलो देश के पास पैसे नहीं थे, कोई बात नहीं थे, पर सेना का मनोबल तो नहीं गिराते। 59 के अंदर लेह लद्दाख में जो एक रोड बनी है, तिब्बत से लेके शिंकियांग को जोड़ती है, भारत के तंत्र को वहां से नेहरू जी ने हटा लिया और वो सड़क बनी। हमें पता कब लगा, जब रेडियो पे आके चाइना ने 59 में अनाउंस किया कि वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ रोड फ्रॉम तिब्बत टू सिंकियांग, और फिर भी नहीं माने वो, फिर भी विरोध नहीं किया। अब 62 में युद्ध हुआ। 65 में क्या होता है, मैं आपको एक बहुत, जब भुट्टो साहब उनके कोई सेक्रेटरी थे, डिफेंस सेक्रेटरी, तो और स्वरण सिंह जी हमारे कुछ डिफेंस मिनिस्टर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो वो एक भुट्टो पाकिस्तान की ओर से लेके आते हैं, उनके जो जनरल साहब थे उनकी तरफ से, कि भाई हम ऐसा करते हैं, तुम कश्मीर रख लो। नहीं, हमने दिया, स्वर्ण सिंह जी ने, जो कांग्रेस के कोई, कि भाई आप ऐसा करो, पाकिस्तान पीओके वाला पाकिस्तान रख लो, ये लड़ाई झगड़ा बंद करते हैं, इसको इंटरनेशनल बॉर्डर बना देते हैं। देशवासियों, भारत का भला हो भाई साहब, वी वर लकी, पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। और पाकिस्तान ने क्या बोला पता है, कहता भाई ये तो हमारा है ही, तुम वो कश्मीर खाली करो और आधा हिमाचल भी दो हमें, तो बच गए। और 71 का आपने जिक्र किया, देखिए 71 का युद्ध था, युद्ध के अंदर सेना की विजय थी, देश की विजय थी, हर नागरिक की विजय थी, बिकॉज एवरीवन कंट्रीब्यूटेड। हुआ क्या, अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये पार्टी विशेष नहीं है, ये देश के साथ है। ये कांग्रेस ने किया, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए साहब। क्या किया, युद्ध हुआ, 98,000 पीडब्ल्यू। अभी इजराइल के मात्र 200 हैं, उसके अंदर पूरी तबाही मची हुई है। यहां उनके 98,000 और हमारे 5,000 उनकी कैद में। ऐसा नहीं कि हमारे नहीं पकड़े गए, हमारे आज तक वापस नहीं आए, वरुण जी, आज तक नहीं आए, और उनके हमने छोड़ दिए बिना जेएनके का मसला हल किए हुए। और दुर्भाग्य देखिए कि उन्होंने जो युद्ध हुआ, बांग्लादेश बनाया, कौन सा संसद का पारित करवाया, उनके क्या पर्सनल प्रॉपर्टी थी क्या, कि अरे बांग्लादेश हमारा वेस्ट बंगाल था, ईस्ट बंगाल था, हमारा देश का टुकड़ा था, हमारा होना चाहिए। जब उसको एक अलग राज्य में दिया और वहां वो नहीं हैंडल कर पाए, वी शुड हैव बीन बैक। बट नैरेटिव देखो कैसे चलाते हैं पॉलिटिशियंस, वो नैरेटिव सर ऐसे चलाया कि नैरेटिव बांग्लादेश बना के तीर मार दिया। अरे नैरेटिव तो ये तो एक है, पूरी की पूरी हिस्ट्री आप देखिए अपने हिसाब से लिखी गई है, कमाल है उनको इन जो लोगों अच्छा का। लगता है वो लिखी गई है। और जो आपने जिक्र किया कि जवाहरलाल नेहरू ने वहां से तमाम सारा शासन हटा लिया था, तंत्र के लोग हटा लिए थे और बनने दिया था वो रोड, तो वो आज भी देखा जा रहा है। जब हिंदुस्तान चीन में टेंशन चल रही थी, तब राहुल गांधी कहाँ मिलने गए थे। तो ये सारी चीजें अब देखी जा रही है आज देखो, भी। देश को ये समझना पड़ेगा साहब। देखिए, पार्टी विशेष नहीं है चर्चा, ना राहुल जी से कोई मेरी पर्सनल एनिमोसिटी है, और ना मेरी कोई किसी पर्टिकुलर किसी से, पर राष्ट्र की बात तो करूं ना। बिल्कुल अब जरूरी है। 71 में जब इन्होंने सारा कर दिया, जो एलओसी बनाई, आपको जान के दुख होगा, उसको कहते हैं आईबी बना देते हैं। ये तो शुक्र करो कि हमारे लोगों ने नहीं माना। कारगिल में क्या होता है, देखिए कारगिल होता है, उस समय वाजपेयी जी की सरकार थी, पर वो एक दिन में नहीं होता है ना। टेररिज्म में क्या होता है, किस प्रकार से वो वीक हो गए उनके आगे। 370 की आड़ में कोई कानून जेएनके में लागू नहीं, 2 झंडे, 2 कॉन्स्टिट्यूशन, 5 लाख हिंदुओं को वहां से 19 जनवरी 1989 के अंदर 90 में भगाया जाता है। ये सरकार ने कभी चर्चा तक नहीं और किया उस ऑडासिटी के साथ बोला भी जाता है कि कि आप कर ही नहीं सकते 370 खत्म। हटा ही नहीं सकते। आप समझिए ये सब क्या हो रहा है, और मेरे हिसाब से सर जनता समझ भी रही है, और नहीं, इसीलिए देखिए ये साहब, मैंडेट दिया जा रहा है, इसीलिए ये यही सब कुछ नहीं, हो रहा है। मोदी जी को इसीलिए राष्ट्र पसंद करता है। अब देखिए, जो लोग जिनका मोदी जी के कारण नुकसान हुआ है, भाई राष्ट्र के साथ खड़े हो तो मोदी जी के साथ होना, मुझे लगता है
कोई ऐसा नहीं है कि अब लोग कह रहे होंगे मैं, क्योंकि आज हमारे एक शहीद के उनके मूर्ति का अनावरण था, उसमें गया था और मैं वहां से सीधा आप आया तो आपने सैनिक, मैं इसलिए चर्चा कर। अब ये जो मोदी जी को पसंद वाले कार्य, क्योंकि जो राष्ट्र की बात करेगा ना, लोग उसके साथ रहेंगे। और कहीं ना कहीं ये रीजन भी है कि राजस्थान में भले ही सरकार कांग्रेस की बन गई थी पिछली बार, लेकिन 25 के 25 लोकसभा सीटें दी थी बीजेपी को नहीं, पहले मोदी जी को, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं। नहीं, मोदी जी को लोग चाहते हैं, ये हाँ, कोई भी मना नहीं, कोई डाउट नहीं है। और अब 370 के बाद, 3 तलाक के बाद, अब राम मंदिर भी जनवरी में आ रहा है। इस तरह से लगातार देश वो चीजें देख रहा है। मेक इन इंडिया में बहुत कुछ हुआ जो कहीं ना कहीं हर कोई राष्ट्र निर्माण को चाहने वाला चाहता था। हालांकि हम जिस विषय पे बात कर रहे थे उस विषय से थोड़ा इतर गए, लेकिन ये बातें भी बहुत जरूरी थी। देखिए, देश को मजबूत करने वाली कोई भी चीज, मैं मानता हूं, राष्ट्र सुरक्षा से इनडायरेक्टली जुड़ी है। और ऐसे ही हम लोग आपके समक्ष लगातार आते रहेंगे, देश के से जुड़े मुद्दों को लेकर, सेना से जुड़े मुद्दों को लेकर, स्ट्रैटेजिक मुद्दों को लेकर, और कहीं ना कहीं गुर्जर समुदाय से लेकर और भी तमाम इतिहास के मुद्दों को लेकर कर्नल देवानंद हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और हम नित नए वीडियोस के साथ आपके समक्ष आते रहेंगे। देखते रहिए राजस्थान संवाद। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।